Hi, and welcome to India's number one construction podcast, BuildMate Podcast. Hi and welcome to the BuildMate podcast. आज ये episode is in courtesy with Concrete Engineers Association, and I have two of my friends, and I'm lucky enough to call them my friends now, Ramanjeet Singh Walia and Dr. Vineet Bajaj. But आज हम उनसे बात नहीं कर रहे, आज वो किसी से बात कर रहे हैं, and he is talking to a pioneer in the construction industry in the world of civil engineering. He is known as the guru and pioneer in ferro cement. बहुत सारा उनका लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है और अगर उनका पोर्टफोलियो बनाने पे जाए तो शायद एक पूरी किताब लिखी जा सकती है और इस एपिसोड की लेंथ शायद बहुत लंबी हो जाएगी. So I will do his introduction before this episode, as you must have seen. And I think we should not waste any time, and I think we should jump on the opportunity to talk to the gentleman here. His name is P.C. Sharma, Premchandra Sharma ji. And I think most of you, especially civil engineers, already know that name, and it is synonymous with civil engineering in India. Raman sir, thank you so much. Sir, Vineet sir. It's an honor to actually have you guys with me today. Sir, नमस्कार. कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छे. आज इन दोनों की वजह से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपके साथ बैठकर चार बात कर सकूं. It's my good luck also to meet all. नहीं सर, यू आर टू हम्बल एक्चुअली. विनीत सर मुझे बता रहे थे कि आपको 15 साल से वो जानते हैं, तो आपसे तो कई कहानियां और कई लेसन उन्होंने सीखे होंगे, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी इस नॉलेज से, इस ज्ञान से अछूते हैं, आई थिंक आज ये एपिसोड उनके लिए करना बहुत ज़रूरी है. और जितनी क्लोजली मैं स्टूडेंट सोसाइटीज़ को देख रहा हूँ या फिर नए सिविल इंजीनियर्स को देख रहा हूँ, आई थिंक आपकी बातें उनसे काफ़ी एको करेंगी, एंड आई थिंक दे विल फाइंड सम न्यू इनसाइट टुडे. सो सर प्लीज गो अहेड. सर. सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. आज Also, हमारे please. लिए इट्स अपॉर्चुनिटी के हम अपने मेंटोर का ऐसा इंट्रोडक्शन दे पाएं, बिकॉज वी वट एवर वी आर डूइंग इन फील्ड, इट इज़ ऑल इंस्पायर्ड बाय सर पीसी शर्मा सर. और जैसा आपने बोला, हिज एक्सपीरियंस एंड हिज नॉलेज कैन नॉट बी टेकन इनटू एक किसी चीज़ में सीमित नहीं किया जा सकता, इट इज़ असीम है. तो सर, मैं आपसे मतलब गुजारिश करूंगा कि जितने सिविल इंजीनियर्स हमें देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आज शायद आपके जो जर्नी ऑफ योर लाइफ है उससे जैसे हम प्रभावित हुए और भी लोग प्रभावित होंगे. तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि हाउ इट वाज कि आप सिविल इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली कैसे आए. धन्यवाद. सिविल इंजीनियरिंग में जाने का जो मेरा मोटिवेशन था वो था, सिविल इंजीनियरिंग ही खाली एक ऐसा फील्ड है जिसमें आदमी कुछ क्रिएट करता है. एक इलेक्ट्रॉनिक्स आदमी हो सकता है कोई गैजेट क्रिएट कर दे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई मशीन क्रिएट कर दे, लेकिन वो मशीन की एक लाइफ होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की भी एक लाइफ होती है. लेकिन एक सिविल इंजीनियर जो एक ब्रिज बनाता है या एक मकान बनाता है या एक और कोई बड़ा स्ट्रक्चर जो कि पब्लिक के लिए होता है या देश के लिए होता है या आर्मी के लिए होता है, वो बहुत दिन तक रहता है और उसकी याद भी उसके साथ जुड़ी रहती है. तो सिविल इंजीनियरिंग में मेरे जाने का मतलब यही था कि हम एक क्रिएटर होंगे और हमें कुछ क्रिएट करेंगे और विभिन्न प्रकार की मतलब एक्सपोजर होंगे, नहर बनाने से लेके पुल बनाने तक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने से लेके एक मकान की मरम्मत करने तक, वो सब काम फील्ड में मुझे करने को मिलेंगे. ये सोचकर मैं फिर सिविल इंजीनियरिंग में गया. जी सर. मैं 1958 का सिविल इंजीनियर हूँ रुड़की से, और उसके बाद में चला गया भिलाई में. वहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था भिलाई स्टील प्रोजेक्ट में. वहाँ पर मैंने कोकोन्स, प्रायर प्रोडक्ट, स्टोरेज यार्ड्स और चिमनीज, जो 100 मीटर की पहली दफ़ा हिंदुस्तान बनी थी, वो मुझे बनाने का सौभाग्य मिला. रशियंस के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला. तो मैंने बहुत कुछ सीखा. रशियन टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो इंडिया में नहीं थी उस टाइम पे, वो हम लोगों ने सीखी. आपका जर्नी बहुत ही वास्ट और बहुत ही एक्सपेंसिव रहा है, स्पेशली जो हम पिछले आधे घंटे से समझ रहे हैं आपके बारे में. स्पेशली मैं समझ रहा हूँ. देखिए, ये दोनों तो आपको पहले से जानते हैं और ऐसा कुछ नहीं है जो इनको नहीं पता होगा. 1958 से पे मैं 1960 तक, अक्टूबर 60 तक भिलाई में रहा. उसके बाद मेरा डेपुटेशन पर मेरे काम को देख करके मुझे CBRI रुड़की में उन्होंने एज वैज्ञानिक बुलाया रिसर्च करने के लिए.
और जब मैं CBRI रुड़की में आया तो मुझे सबसे पहला जो टास्क, सबसे बड़ा मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे प्रोफेसर GS रामास्वामी, एक वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इंजीनियर था, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, उसके अंडर में मुझे काम करने का, वहाँ पर आते के साथ ही उनकी उस टाइम पर मुझे सबसे पहला जॉब दिया गया। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी के लिए एक लेबोरेटरी, हैवी टेस्टिंग लेबोरेटरी मुझे सेट करने का मतलब दिया गया। वो मैंने प्लान की, डिज़ाइन उसको अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स थे डिज़ाइन की, उनसे डिज़ाइन कराया, उसके बाद उसको बनवाया, उसको चालू किया। वो करते करते वहाँ से फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने पहले प्रीसियस कंक्रीट में काम शुरू किया, उसके बाद में प्रीफैब्रिकेशन पर काम करना शुरू किया, उसके बाद रिपेयर रिहेबिलिटेशन पर काम करना शुरू किया, और करते करते फिर फेरो सीमेंट पर गया, कंपोजिट्स में गया, करते करते मैं सीढ़ियाँ चढ़ता गया, और मेरा बहुत अच्छी तरह से मेरा समय का सदुपयोग हुआ। और उसी बीच में मुझे रुड़की यूनिवर्सिटी में M.Tech के स्टूडेंट्स के साथ में, B के स्टूडेंट्स के साथ में, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा कोऑर्डिनेशन रहता था, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था, और मैं उनको भी बहुत कुछ सिखाता था। ये करते करते CBRI से का जो स्ट्रक्चर डिवीज़न था वो फिर SCRC बन गया। SCRC में वहाँ काम करता रहा, फिर मैं हेड हो गया वहाँ पर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी डिवीज़न का। मैंने बहुत सारी लिफ्ट स्लैब टेक्निक, अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक शेल, उसके अलावा फिर फेरो सीमेंट में काम करना शुरू किया मैंने। फेरो सीमेंट में बहुत सारे पेटेंट्स किए, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स किए। NRDC के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ फील्ड में भी देखी, और एक ऐसा समय था जब हमारा केवल SCRC ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसके 100 से ज़्यादा लाइसेंसीज थे जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके कमर्शियल प्रोडक्शन करते थे। उसके बाद वो SCRC को एक रुड़की में, एक गाजियाबाद में एक ब्रांच मिली, जगह मिली, यहाँ पर नया, और फिर यहाँ हमने एस्टेब्लिश किया। यहाँ पर बड़े सारे चैलेंजेस मतलब हमें मिले काम करने के लिए, और वो मैं ईश्वर की कृपा से बहुत सफलतापूर्वक मैं काम कर पाया। पर रमनजीत सिंह मेरे बहुत अच्छे और बहुत मेहनत करने वाले, विनीत बजाज जी बहुत अच्छे मेहनत करने वाले, बहुत अच्छे नॉलेज वाले, मतलब ये लोग मुझे मिले जिनके साथ मैंने बहुत अपना समय थोड़ा सा बिताया, और टू वे ट्रैफिक रहा। मैंने भी कुछ सीखा इससे, इनको मैंने कुछ सिखाया। और रमनजीत सिंह के साथ मैंने एक आइटम बनाया था, नो फाइन कंक्रीट से एक रोड बनाई थी हमने, जिसमें कि पानी जो ऊपर का आता था वो नीचे चला जाता था। उसकी एक सैंपल रोड भी हमने बनाई थी, काफ़ी 30 मीटर लंबी। हाँ जी। और वो रोड अभी भी मौजूद है वहाँ पर, जहाँ पर वो एलकॉन के बाहर में। तो बहुत सारे कुछ अच्छे काम करने के लिए मिले, और उनसे मतलब वहाँ, और उसका शायद नतीजा ये है कि मैं अभी 84 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन मैं अभी भी मतलब जो है पूरे टाइम किसी साइड पर जाकर के काम देख सकता हूँ। यहाँ पर भी सुबह से लेकर शाम तक, अब आप देखिए मेरे घर में चार जहाँ भी आप जाएंगे, रसोई छोड़ करके बाकी सब जगह किताबें फैली पड़ी हैं। तो मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हूँ तो भी मैं झाँक लेता हूँ कुछ अपनी जो पुरानी चीज़ों के बारे में। तो बड़ी खुशी की बात है, आज सब लोग यहाँ पर हैं और बात करने का मौका मिलेगा। सर, जैसे सर ने बताया कि ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड SCRC जैसा इंस्टीट्यूट, मैं सबको बताना चाहूँगा कि SCRC जैसा ये सिर्फ छोटी सी बात नहीं है। इट वाज एन इंस्टीट्यूट, अभी भी इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड में बड़े अच्छे रैंक पे है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और वो सर ने पूरा इस्टेब्लिश किया है। सो यू कैन सी हाउ हिज करियर हैज़ बीन। और दूसरा जो मैं सर से इंस्पायर होता हूँ कि सर ने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। तो नॉट ओनली वर्किंग, हम जॉब तो हर बंदा कर रहा है, बट दूसरे लोगों को इंस्पायर करना और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना, ये थोड़ा सर का बहुत अच्छा आती हुई विद्याएं, जी, विद्याओं से लोगों को जाना, सही एडवाइस टाइम पर देना, SCRC का एस्टेब्लिशमेंट तो डॉक्टर प्रोफेसर रामास्वामी नहीं किया, लेकिन मैं भी उनके साथ एक मतलब मैं उनका एक हाथ कहिए या एक पैर कहिए था, और मैं लगा रहा उनके साथ में, और जैसे जैसे वो कहते थे वैसे मैं करता था। और वो ये SCRC जो शुरू हुआ वो SCRC CBRI के स्ट्रक्चर डिवीजन से निकला, और ये हिंदुस्तान के, भारत सरकार के जितने सबसे कठिन डिज़ाइन होते थे वो सब SCRC करता था। उसके बाद में कोई कुछ दिक्कत होती तो भी SCRC करता था।
उसके बाद हम लोग शेल्स पर, प्रीसियस कंक्रीट पर, मटेरियल्स पर मतलब हम लोग मतलब काम करते थे। जैसे अभी एक समय था जबकि यहाँ पर इंडिया में ब्रिज बेरिंग्स इस्तेमाल होने शुरू हुए, तो ब्रिज बेरिंग्स के सारे टेस्ट हम करते थे। एक ज़माना था जब पाइप, आरसीसी पाइप वगैरह के जो टेस्ट थे वो बीआईएस हमसे ही कराता था। बेरिंग्स के टेस्ट हैं, इसके सबके टेस्ट वहीं पर होते थे। जी। और ये एक पूरा मतलब वो था, हम लोग पूरे बड़े बड़े मॉडल, जैसे एक कॉर्ड था शेल, बनारस में एक DLW या पता नहीं कुछ ऐसी कोई वर्कशॉप थी रेलवे की जो उससे बनी है, उसका पूरा फुल स्किल टेस्ट हमने वहाँ किया था। तो बहुत सारे ऐसे फुल स्किल टेस्ट भी SARC ने किए, ब्रिज टेस्ट किए, बहुत सारे टेस्ट किए, ब्रिजेस में इंस्ट्रूमेंटेशन किया है लॉन्ग टर्म बिहेवियर्स के लिए। तो ये इसके लिए SARC बहुत मजबूत है। और अभी भी मतलब जो SARC का ट्रेंड स्टाफ है वो अब CRRI में ब्रिज इंजीनियरिंग डिवीजन को काबू किए हुए है, वहाँ से भी वही काम कर रहे हैं। जी। तो वी आर वेरी प्राउड कि हमने जो काम किया वो देश के हित के लिए था और वो था। अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, नरोरा में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो कंसल्टेशन था वो हमारे पास था, तो बहुत ही कम पैसे में हमने उसको रिहेबिलिटेट किया। और रिहेबिलिटेट भी ऐसा किया कि हमने वो मटेरियल्स लगाए जो आगे फिर दोबारा आग नहीं पकड़ेंगे। जी। और वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसको भी मेरे ख्याल से 35 साल हो चुके हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके जर्नी के हिसाब से 1958 यू सेड रुड़की, राइट, तब से लेके आज 2024 चालू हो गया है, 42 + 24 66 ईयर्स, 66 साल के अंदर मुझे जो लगता है कि आपने एक्चुअली बर्थ, इंक्यूबेशन, ग्रोथ एंड देन द करंट टेरेन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया आपने देखी। आई थिंक ये जस्टिफाइड है कहना। आपके मुताबिक जब आपने शुरू किया था तब रिसोर्सेज कैसी थी देश में, और आपको फिर किस तरीके के स्टेप्स लेने पड़ते थे उन रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए कंपेयर टू टुडे जहां सारी सहूलियतें अवेलेबल हैं? देखिए उस टाइम पर इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम थे, गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, पॉलिटेक्निक में गिने चुने थे, हाँ जी। उसमें से लोग निकल कर आते थे। और लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी थी। ओके। विशेषकर जो अच्छे पॉलिटेक्निक्स थे, जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, उनके बच्चों को मतलब कोई दिक्कत नहीं होती थी जॉब में। लेकिन जैसे अब उस टाइम पर जो जैसे सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो आज के सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उस टाइम के सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स में जमीन आसमान का फ़र्क है। तब वो यहीं के बने हुए, रुड़की के बने हुए थ्रेडलाइट्स हम लोग इस्तेमाल करते थे, प्लेन टेबल यूज़ करते थे। अब तो सब मतलब सारे ऑटोमेटिक आ गए हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत कम मेहनत से वो करते। उस टाइम पर मेहनत बहुत करता था, सिविल इंजीनियर्स बहुत मेहनत करते थे उस टाइम पर। डिज़ाइन करने के लिए शायद आप लोगों ने सुना होगा, स्लाइड रूल एक हुआ करता था, वो स्लाइड रूल से हम लोग डिज़ाइन करते थे। उसके बाद कैलकुलेटर आ गए, उससे डिज़ाइन करते थे। और बहुत सख्ती थी मतलब आपको क्लास में बैठ कर डिज़ाइन करना पड़ता था, आपको क्लास में ही खड़े होकर के पूरी ड्राइंग्स बनानी पड़ती थी, पूरी बड़े बड़े स्केल की बिगर साइज की ड्राइंगें होती थी और उसको बनाते थे हम लोग, मतलब दिमाग ठीक हो जाता था। और अगर प्रोफेसर्स भी मतलब इतने सख्त होते थे उस टाइम पर, डिसिप्लिन इतना करते तो आप बोल नहीं सकते थे बिल्कुल। मतलब अगर वो आपने गलत बनाया है, कुछ गलती की है, तो प्रोफेसर फाड़ देता था उसको आकर साइड शीट को, दूसरी शीट लगाओ फिर बनाओ दोबारा। जी। एक डॉक्टर चिताले थे वहाँ पर रुड़की में, उनका मुझे कई दफ़े याद है, मतलब मेरी तो नहीं हुई, मेरे तो दुर्भाग्य से ऐसा प्राप्त नहीं हुआ दुर्भाग्य, लेकिन कई स्टूडेंट्स की सीटें फाड़ी गई गलती की। वो भी लड़के भी मतलब थोड़ी लापरवाही कर रहे थे। जैसे एक HB की पेंसिल जहाँ इस्तेमाल होनी है और जहाँ 2H की पेंसिल इस्तेमाल होनी है, वहाँ 2H की जगह 2H और HB की जगह HB और B की जगह B ही पेंसिल इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उन्होंने वो गड़बड़ कर रखी थी। तो बहुत सख्ती होती थी। दूसरे उस टाइम पर मतलब ये होता था कि सबको इलेक्ट्रीशियन का काम, मैसनरी का काम, प्लास्टर करना, चिनाई करना, स्मिथी का काम, कारपेंटरी का काम सब सिखाया जाता। अब वो नहीं है। अब तो पॉलिटेक्निकल लेवल में भी नहीं है, वो हाथ से कोई काम करने वाला नहीं है। तो जब आप एक जॉइंट बिठाएंगे कारपेंट्री में, आपको चौखट का जॉइंट आपको दे दिया बनाने के लिए, आपका चौखट का जॉइंट बना रहे हैं, तो आप जब फील्ड में जाएंगे तो आप ये देखकर पता लगा देंगे कि इस जॉइंट ठीक है कि नहीं है। और आपको कहेंगे तो फिर आप कैसे बताएंगे? किताबें पढ़ने से तो वो ज्ञान आता नहीं है। तो बहुत सख्ती भी होती थी और थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती। आज के स्टूडेंट के सामने वो सख्ती
वो स्टूडेंट नहीं है। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको मिल रहे हैं, जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, कंप्यूटर है उसमें सब कुछ करता है वो, तो उसमें वो नहीं है। दूसरा अब क्या हो गया है, अब स्टूडेंट चाहता है बी करने के बाद में लड़का जा रहा है आईटी फर्म में, क्यों? एयर कंडीशन के बैठने को मिलेगा मुझे, यहाँ आ जाऊंगा फील्ड में। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो आईटी वाला 6 महीने बाद या 2 साल बाद उसको निकाल देता है। फिर वो जाता है सेल इंजीनियर के पास में, सेल इंजीनियरिंग फर्म में, तो वहाँ उसको कोई स्कोप नहीं है, तो उसको कुछ आता नहीं उसका। तो इसलिए जो सेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अपने फील्ड में ही रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, काम सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हमें एक जो मिस्त्री होता है, मैसन होता है, उससे भी काम सीखना पड़ता है जी। जो कारपेंटर काम कर रहा है उससे भी काम सीखना होता है, जो बारबेंडर काम करना होता है उससे भी सीखना पड़ता है। तो वो अपना जो दिमाग को ओपन रखें और काम सीखने की कोशिश करें। जी। बाकी मैं आज की तरह से बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग ही इंजीनियरिंग है। बाकी सब इंजीनियरिंग जो है वो इतना बड़ा मतलब आपको फैसिलिटी क्रिएशन या एक आपका जो एक आपका मोन्यूमेंट आप बना रहे हैं वो नहीं बनाता। आपने ओवर द इयर्स इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो होते देखी अपने सामने, भले ही वो सरकारी लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं या फैक्ट्रीज आ गई हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग आ गई है, बड़े बड़े ऑफिसेज आ गए हैं, मॉल्स आ गए हैं। ये सब कल्चर नहीं था। इनफैक्ट मॉल का कल्चर तो मैं कहूँगा लेट 90s में शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं 2000s के अंदर पहला मॉल शायद कोई खुला होगा नॉर्दर्न इंडियन टेरिटरी के अंदर या मुंबई के अंदर या किसी बड़े पहले ही metro हो city गया, 90s में भी हो गए। 90s में भी हो गया। हाँ। जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट नाम के शब्द नहीं एग्जिस्ट करते थे उस जमाने में जब सिविल इंजीनियरिंग आपने प्रैक्टिस करी। तो आपके पास किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आते थे सर तब? कुछ 2-4 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं प्लीज। हमारे पास डिज़ाइन के भी प्रोजेक्ट्स आते थे और जो बाद में कुछ दिक्कत होती तो उसके प्रोजेक्ट्स भी आते थे। जैसे मैंने लुधियाना में मिल्क डेयरी एक प्लांट था वो डिज़ाइन किया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए जी। और मैंने कुछ ऐसे चैलेंजिंग जॉब भी किए हैं। जैसे जब जम्मू में जो बस स्टैंड है ये गिर गया था मतलब लटक गया था बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। Okay. उसको मैंने पूरा रिहेबिलिटेट करके दोबारा किया। वो बस स्टैंड अभी तक पीछे तक खड़ा था। अब तो आज की तो नहीं मुझे पता है कि वो है कि नहीं, लेकिन तब तक खड़ा था। मतलब वो 45 साल तक जो है वो जिंदा था। उसके अलावा इंद्रप्रस्थ पावर हाउस दिल्ली में गैरन डंकरले कर रही थी उसको, वहाँ पर बहुत हनी कॉम्बिंग हो गया था उसमें स्ट्रक्चर्स में और कोई फॉरेन की फर्म में उनके कंसल्टेंट था, उनको फॉरेन वो ये नहीं बता पाया इसको रिपेयर कैसे करना है। तो हम लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको 1965 में हमने वो पूरा स्ट्रेंथनिंग कराया। उसके बाद में BHEL के जितने टर्बाइन फाउंडेशंस होती थी उनकी सबकी टेस्टिंग केवल SERC ही करता था। Okay. उसके अलावा BHEL हरिद्वार का एक कैलिब्रेशन टैंक था जो जिसमें टर्बाइन को कैलिब्रेट करते हैं वो, उसमें एक उसका तो स्टैंड में था वो, तो एक ऐसा डिफेक्ट डेवलप हुआ कि वो 1 घंटे में खाली हो जाता था। तो बड़ी परेशानी हुई, तो उसका मैंने पूरा चेकिंग किया, तो डिज़ाइन किया, दोबारा करने के बाद उसको रिपेयर कराया बहुत कम कीमत में। IDPL ऋषिकेश RNP ब्लॉक पूरा तरह उनका ऑर्डर हो गया था इसको डिसमेंटल कर दो, डिसमेंटल। हमने कहा नहीं हम रिपेयर करेंगे, हमने रिपेयर करके उसको स्ट्रेंथन कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो फैक्ट्री बाद में बंद हो गई, नहीं तो वो स्ट्रक्चर वो आज भी बिल्कुल जॉब आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। बेला गिला आयरन रोड प्रोजेक्ट डिजाइन की बड़ी भारी खामी थी उसमें, मतलब जो जिन बीम्स को एज कंटिन्यूस बीम डिजाइन करना चाहिए था उसको सिंपली सपोर्टेड बीम करके किसी कंसल्टेंट ने डिजाइन कर दिया। जब लोडिंग आई उसमें, लोडिंग आने के बाद में सारे बीम क्रैक हो गए। तो क्यों, लेकिन गिरे क्यों नहीं? जो आयरन रोड गिरता था उसके ऊपर वो जो उसका रोलर वो आता था, क्या नाम है, नेक्स्ट वो आता उसको रोल कर देता था, तो उसके ऊपर में 1-1 मीटर आयरन रोड कंप्रेस्ड जमा थी, तो जिसकी वजह से कोलैप्स नहीं हुआ। तो हमने उसको पूरा सारा मैं और एक डॉक्टर श्यामनारायण शुक्ला आजकल US में है, वो हम दोनों ने वो उसको किया, इन्वेस्टिगेशन भी की हमने और हमने वो उसको भी। तो इस तरह बहुत सारे चैलेंज हमने ज़िंदगी में देखे हैं और बहुत छोटे भी थे। जैसे दिल्ली एम्पोरियम है खड़क सिंह मार्ग पर, उसमें जितना पानी बाहर पड़ता था वो भर जाता था, तो वो 6 महीने बंद रहता था। 6 महीने उसको बंद कर देते, साफ करते। इंदिरा गांधी स्टेडियम में बहुत दिक्कत थी, वो सब SERC ने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की। तो बहुत सारे मतलब रोज आना हमारे सामने। दूसरे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली, ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया है भूटान में भारत सरकार के फंड से जी। और वहाँ से जितनी बिजली होती है वो सब हम खरीदते हैं। तो उसके डिज़ाइन वगैरह सब कुछ भारत के ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। उसमें बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स थी, जैसे टनल्स में लीकेज,
जो उनका मेन डैम था उसमें लीकेज, उसमें मतलब एक क्रैक खुलती थी, उससे पानी निकलता था। बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी मतलब उनकी दर्जन भर से ज़्यादा प्रोजेक्ट है। जी। तो वहाँ मेरे रिटायरमेंट के बाद में मुझे वो दिया, मतलब मुझे अप्रोच किया गया कि आप हमारी मदद करें। तो मैं जाता था वहाँ पर, तो उसके हमने किया, डैम की रिपेयर की। डैम की रिपेयर करने के लिए मैंने एक ऐसा तरीका खोजा कि मैंने जो क्रैक थी उसके ऊपर मैंने एक प्लेट मोड़ करके इस तरह से लगा दी, जिसमें किंक डाल दिया, एक ऊपर भी बोल्ट लगा दिए, नीचे बोल्ट लगा दिए। और वो टैंक मतलब 2002 में जो हमने तब रिपेयर की थी, वो आज तक वो जो डैम है बिल्कुल ठीक है। वाह। इसी तरह से जो टनल्स थी उनकी, टनल्स में जो जर्मन्स ने मतलब उनको प्रोजेक्ट वो दिया था, सजेशन दिया था कि ये ऐसा करो ऐसा करो, उससे बड़ी हैवी कॉस्ट आ रही थी। तो हमने उसको बाद में किया, और हमने फेरो सीमेंट से कुछ किया, कुछ पॉलीमर कंक्रीट से किया, पॉलीमर मोर्टर से किया, वो करके हमने कर दिया। अभी उनकी जितनी भी 6-7 टनल्स हैं उनमें से कहीं से कोई लीकेज नहीं है रिपोर्टेड। मैं उसको मॉनिटर करता रहता हूँ, मतलब हमारे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि सर का जो लाइफ स्पैन सर ने बताया, एक बहुत अहम भूमिका सर ने और इनकी टीम ने निभाई, जो एक्चुअली में हिंदुस्तान में लैक कर रही थी टाइम में। अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी एकत्र नहीं थी, एक साइड इकट्ठा नहीं थी। ओके। कुछ रिसर्च नॉर्थ में हो रही है वो साउथ तक नहीं जाती थी, कोई ईस्ट में हो रही है वेस्ट में नहीं जा रही थी। जैसे यूएस में ACI है, JCI जापान में, बट हमारा ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो आपस में सिविल इंजीनियर्स को इंटरेक्ट करने का मौका दे। तो एक इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट करके एक संस्था है, जिसमें शायद आप भी जानते होंगे, रमन और मैं पार्ट हैं। सर उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे हैं, और मैं सर को 15 साल पहले ICI स्टूडेंट चैप्टर मैंने जब एस्टैब्लिश करा था गाजियाबाद में, तब सर को मिलने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मेरे को लगता है सर थोड़ा सा आप उस बारे में बताएं, क्योंकि आज सिविल इंजीनियरिंग मोबाइल पे भी अवेलेबल है, आज नेट पे अवेलेबल है, लोग एक दूसरे इंटरेक्ट कर लेते हैं, बट उस टाइम जो आपने ये इनिशिएटिव लिया था, इसके पीछे क्या आपका सोच क्या थी, और उसको आपने 20-25 साल में जो ग्रोथ देखी है, उसका आज बच्चों को क्या फायदा हो रहा है और हम जैसे युवाओं को क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में भी प्लीज अगर बताएंगे तो। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। जी। अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट में की मेंबरशिप को बहुत एक बड़ा ऊंची दर्जे का मतलब वो माना जाता है कि वो कोई ACI का मेंबर है तो मतलब वो बड़ा तो काबिल होगा, उसको कुछ अच्छा काम किया होगा। तो इंडियंस की एप्लीकेशंस को वो काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर देते थे। तो हमारे भी ग्रुप में से कुछ लोगों की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया था। तो हमने फिर, जो प्रोफेसर जयस रामास्वामी हमारे थे, वो बड़ा डायनेमिक भी था, बहुत नॉलेज भी थी उसकी, और वो वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप शेल स्ट्रक्चर्स था का एक्सपर्ट था। एक जगह जॉर्ज हैं, अभी जिंदा हैं, शायद 98 साल के हो गए। वो भी हमारे साथी थे, और वो मेरा बॉस भी था रुड़की में जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे। तो जगह जॉर्ज, मैंने और रामास्वामी ने, हम लोग, और डॉक्टर रामैया थे, बहुत मतलब मद्रास SCR से का एक पोर्शन मद्रास शिफ्ट हो गया था उस टाइम पे। वहाँ पर सब लोगों ने बैठ करके एक हमने मतलब जगह जॉर्ज ने और ये लोगों ने पहले मिलकर एक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन पर एक सेमिनार किया था, और उसमें एक बड़ी एग्जीबिशन भी, इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी। वो सबसे पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, एग्जीबिशन थी, जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई। तो हम लोग जब उसमें गए तो उससे बहुत पैसा बचा था कुछ था। तो ये हुआ था कि पैसे कैसे क्या, तो ये हुआ कि भाई एक इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट बनाया जाए, उस पैसे को कैरी ओवर करके कर। तो जगह जॉर्ज, मैं, रामास्वामी, डॉक्टर रामैया, बहुत सारे लोग मतलब थे, 30-40 लोग थे। हम लोगों ने वो शुरुआत की, और हम लोगों ने पहले ये किया कि पहले अपने सबने अपने पास से तुरंत पैसे दे के मेंबरशिप ली, और उसके बाद वो मतलब शुरू होने के बाद में हमने फिर सेमिनार्स, कोर्सेज करने शुरू किए, लेक्चर से स्पेशल ऑर्गेनाइज कराने शुरू किए। तो उससे मेंबरशिप बढ़ी। तो पहले मद्रास में मतलब वो ग्रो हुआ, मद्रास में जब ग्रो हुआ तो उसके बाद में फिर हमने और बाकी जगह में भागदौड़ मचाई। और मतलब जैसे नागपुर के कुछ लोग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, डॉक्टर LK जैन वगैरह, उनको हमने मेंबर बनाया। केरल के कुछ लोग थे, बेंगलोर में कुछ लोग थे, रुड़की में कुछ लोग थे, तो हम लोगों ने उनको सबको मेंबर बनाया। तो वो एक थोड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। तो जैसा सर आपने बताया कि यू हैव मेड बिग स्ट्रक्चर्स और उन्हें रिपेयर किया है, बहुत इनसाइट्स आपका अपना करियर का दिया। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि सर ने जैसे बताया कि टू मेक स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, ये तो
बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स काफ़ी लोग बना रहे हैं, बट एक ऐसा संस्था जो ICI जैसा, जो कि एवर लास्टिंग है, मुझे लगता है जैसे हम अगर हैं तो आई वॉज ऑल्सो इनिशियल मेंबर एट ICI गाज़ियाबाद, जो सर ने इस्टेब्लिश किया यहाँ गाज़ियाबाद चैप्टर, और काफ़ी लोगों का लाइफ मैंने जैसे बोला पहले भी ट्रांसफॉर्म किया है उसके थ्रू सर ने। एंड उसके अलावा जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की तो बात हो गई, सर ने काफ़ी ऐसा काम किया है जिसने जो आज भी गवर्नमेंट्स भी स्ट्रगल कर रही हैं वो काम को करने के लिए, विच इज़ रूरल अपलिफ्टमेंट। काफ़ी सर ने ऐसा काम किया है, जैसे ये अफोर्डेबल हाउसिंग हो गई। अफोर्डेबल हाउसिंग में फेरो सीमेंट के साथ सर ने बहुत ज़्यादा काम किया है रूरल प्लेसेस ऑफ इंडिया, एंड दैट टू इन 60s 70s 80s, जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे। एंड उसके अलावा वाटर टैंक्स, जहाँ पे राजस्थान के एरिया में कहीं पे अफोर्डेबल वाटर टैंक्स। तो मैं चाहूँगा सर आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे एक सिविल इंजीनियर अपने काम से लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जी सर। SARC को अपनी स्टैंडिंग और अपने नाम की वजह से बहुत सारे काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते थे जी। हमें एक पहले मिला एक ग्रेन स्टोरेज बिन का। ग्रेन स्टोरेज, पहले ग्रेन स्टोरेज बिन जी जय शीट से बनते थे या ब्रिक मैसेज वगैरह से, उसमें बहुत सारे इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होते थे। तो उसमें हम लोग फेरोसीमेंट में काम कर रहे थे, रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा था हमारा, तो हमने फेरोसीमेंट के ग्रेन स्टोरेज बिन डेवलप किए। उसमें थे 5 बोरी का, 10 बोरी का, 20 बोरी का से लेके और 100 बोरी तक का जी। उसको हमने मतलब उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने बनाया। वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने बनाया ग्रेन स्टोरेज बिन का, उसी में उसकी टेस्टिंग के लिए हमने पानी इस्तेमाल किया। भाई सबसे बढ़िया तरीका अच्छा तो पानी भर दो, तो पानी भरते थे तो पानी निकलता नहीं था, फिर वो टैंक में बन गया। उसके बाद फिर मतलब हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया डिपार्टमेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से, DNES से। उन्होंने कहा बायोगैस का जो सिस्टम है उसका जो DI शीट का बनाते हैं वो जिसमें गैस स्टोर होती है वो गया था साल भर में, तो हमने फेरोसीमेंट से डेवलप कर दिया। फेरोसीमेंट से डेवलप करके हमने उसको दे दिया सब करके उसमें। उसके बाद में उनका एक और वो था जनता बायोगैस प्लांट जी। उसमें लीकेज होती थी बहुत, मैसेज से बनता था, उसमें भी हमने उसकी लाइनिंग फेरोसीमेंट से की, उसको भी बना दिया। ऐसे ऐसे करते 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 हम बहुत सारी, फिर मैनहोल कास्ट आयरन के थे उसकी जगह हमने फेरोसीमेंट मैनहोल दिए। ऐसे ही हमने सबसे बड़ा हमारा जो गुण था CRC का वो ये था कि हम हर चीज को टेस्ट करते थे, और एक दिन के लिए भी बहुत लंबी लंबे थे समय तक। अब जैसे हमने पहले वो किया था ना, मैं टेस्टिंग जितनी पहले टेस्टिंग की उसकी, फिर जो सरिया था या उसके अंदर जो वो थी जाली थी, उसकी डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी रुड़की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर VK तिवारी थे, उनके साथ मिलकर उन पर टेस्ट किए। 20 साल पुराने जितने स्ट्रक्चर थे हमारे सबको तोड़ दिया, तोड़ करके उनके सबको टेस्ट करवा दिए, तो देखा कि उसमें कितने % रिइंफोर्समेंट GI वाले में कितना हुआ, MS वाले में कितना। तो जो हमें पाया कि जो फेरोसीमेंट के स्ट्रक्चर में कोरोजन बहुत कम होता है, तो लाइफ हो जाता है उसकी। तो इस तरह से वो करते रहे। रुड़की यूनिवर्सिटी में भी हम MTech भी वो कराते थे फेरोसीमेंट में, ये करते करते तो हमारे पास मतलब बहुत सारी हमें फैसिलिटी भी मिली और हमें पैसा भी मिला बहुत से। यूनिसेफ से हमें बहुत सारे मिल गए और 4-5 डिपार्टमेंट से, हाउसिंग से भी मिला, बहुत पैसे मिले हमें। उसके बाद क्या हुआ, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन राजीव जी ने शुरू किया PM साहब ने, और उसमें उन्होंने हमें दे दिया वो प्रोजेक्ट। तो मैं उसका हेड था मतलब यहाँ पर। तो हमने उसमें मतलब उनके लिए मतलब डिजाइन किए 50,000 लीटर तक के टैंक, छतें और बहुत सारी चीज। और फिर हमने जा के सब जगह हर स्टेट में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने 40 प्रोग्राम हमने वो कराए। उसमें हम उनको ट्रेनिंग क्लासरूम भी करते थे, एक्चुअल बनाते थे और फिर इंस्टॉल करके आते थे। तो इस तरह से हमारा एक चक्र चल गया, तो उसमें हमें काम करने में दिक्कत नहीं हुई और हमें पैसे खूब मिले। जब प्रोजेक्ट में, रिसर्च प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मनी, फंड एंड पॉपुलैरिटी। तो जैसे हमने CPWD को प्रोजेक्ट दिया तो हमने वो CPWD किया, तो फिर CPWD अपने इस्तेमाल करेगी। जैसे हमने उसकी एक डिजाइन की छत पार्लियामेंट के लिए साइकिल शेड की, तो वो फेरोसीमेंट से की, तो वो CPWD अपने बनाई, तो वो हमारे लिए मतलब एक हमारा क्लाइंट मिल गया जो बना भी रहा है, हम डिजाइन कर रहे वो बना रहा है। और जो फंडिंग वाली बात है ना, वो उसमें एक डिफरेंस देखा हूं मैं आज। कोई भी प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए होता है ना, तो एक सर्टेन अमाउंट मांगते हैं हर कोई, और हम सोचते हैं शायद जितना ज्यादा पैसा मिल जाएगा उतना अच्छा हम काम कर लेंगे।
लेकिन वो जो अप्रोच आपकी है, जो अभी तक मैंने आपके इन फोटोग्राफ्स में भी और जो हम काम देख रहे हैं, इट इज अ वेरी एफिशिएंसी बेस्ड अप्रोच, कि जो हम खर्चा कर रहे हैं अगर उसका जवाब भी देना है और उसका एक इफेक्टिव सोल्यूशन भी देना है, तो एक आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज की डेट में माना जाता है जितना पैसा डाल दोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं, उसको वो मैं उससे एग्री नहीं करता। दरअसल हम क्या करते थे, जैसे हमने मानो नागालैंड पीएचडी के लिए काम किया जी। हमने नागालैंड पीएचडी को बोला कि आप अपना ग्रुप ऑर्गेनाइज करो, जो ट्रेनिंग वाला होगा वो मैसन से लेके और चीफ इंजीनियर तक होता था उसमें, तो हम उन्हीं से काम कराते थे। उनसे काम कराएंगे तो उनको सीख भी जाएंगे और फिर वो जो बनेगा उससे उनको कुछ प्यार भी होगा। मणिपुर में मतलब एक मरम है जगह, जब आप जाते हैं कोहिमा से इम्फाल, तो रास्ते में जो बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर आगे जाके एक मरम आता है डिस्ट्रिक्ट सेनापति में, तो वहां से 24 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में वो लोकेशन थी। यूनिसेफ के 4 एक्सपर्ट भाग चुके थे वहाँ, अमेरिकन और ब्रिटिश और सब, तो उन्होंने हमें दे दिया वो काम। हम भी नहीं लेते अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होती तो वहाँ गए तो वहाँ मई के महीने में बहुत टेम्परेचर कम रहता था, तो उसकी हाइट थी करीब 4700 फुट उस जगह की। वहाँ हमने 10 गाँवों में वाटर टैंक बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराया, सब कुछ कराया। मतलब बाहर हम 40 दिन तक रहे वहाँ, तो हम कुछ यहाँ से 10 आदमी लेकर गए थे, लेकिन 70 आदमी हमने वहाँ के लोगों को लेकर ट्रेन करके उन सारे काम को कर दिया। तो जो आदमी 10 रुपये में नहीं कमाता था पहले, वो हमारे सामने 300 रुपये कमाने लगा। यही हमने यहाँ किया है हिमाचल में, इसमें उत्तरांचल में एक मिस्टर दास थी यहाँ पर सेक्रेटरी, ये कमिश्नर जी, उन्होंने दिया था वो प्रोजेक्ट। तो वो वहाँ पर हम यूनिसेफ से भी था, यूपी जल निगम से भी था, सबके कमांड थे। तो हमने रानीखेत में एक प्रोग्राम किया, नैनीताल में 3-4 प्रोग्राम किए, अल्मोड़ा में 3-4 प्रोग्राम किए। तो वहाँ पर भी हमने वहाँ के लोगों को किया। एक हमने सिस्टम डेवलप किया, नौला सिस्टम। उसमें क्या है कि आप पानी इकट्ठा करें, यहाँ से पानी उसको सोर्स से करके टैंक बना दें, उसमें कर दें, उसमें एक हैंड पंप लगा दो, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ। अभी बहुत है स्ट्रक्चर वहाँ पर। तो इस तरह से मतलब हमने जो है ये सोच के किया कि हम अपना घर का काम कर रहे हैं जी। हमने ये सोच कर कभी नहीं कहा हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। सर स्ट्रक्चर तो आपने बहुत बनाए, टैंक्स बनाए, ये सब बनाए, पर ये शंख के पीछे क्या रोचक कहानी है जो आपने शंख के पीछे रोचक कहानी है कि एक रोज हम लोग बैठे हुए थे ऑफिस में, 1900 शायद 99 की बात है। तो शाम को 3:30 पौने 4 बजे करीब हमारे सिक्योरिटी एक टेलीफोन आया कि साहब कुछ लोग आपसे मिलने आए। तो मैंने कहा क्या है, उनको कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कराना है। तो हमारे 3 बजे बाद में वी वर नॉट मीटिंग पीपल। तो मैंने कहा आपको पता कहता नहीं वो बहुत परेशान है, वो कहता बात करा। तो वहाँ पर एक जिस आदमी ने बात की मुझसे, मिस्टर डीपी गोयल, वो चीफ इंजीनियर थे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, और उसके बाद पाला में वो डायरेक्टर जनरल था। उसने कहा मैं ऐसे से हुआ, मतलब शर्मा जी मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी जब आएंगे। वो आए तो उनके पास एक इतना बड़ा शंख था, ओके, एक्चुअल शंख। तो वो उन्होंने कहा कि ये शंख डिजाइन करना है और ये बनाना है। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो बना हुआ आपके हाथ में है, लेकिन बड़ा बना रहे वहां पर, ये हमें ये 51 फुट ऊंचा चाहिए और 33 फुट चौड़ा चाहिए। तो मैंने कहा वो ठीक है देखते हैं। तो फिर मैंने कहा ये कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? बोले हम गए थे रुड़की यूनिवर्सिटी में, रुड़की यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर से मिले। उन्होंने कहा कि ये तो हम लोग नहीं कर पाएंगे शायद। तो उन्होंने किसी का बॉम्बे नाम बताया बॉम्बे में। मुझे बॉम्बे में गए, वो हमारा साथी था मतलब, और उसके पास गए, उन्होंने कहा जाकर उसने कहा, तो उसने एक ही वर्ड इस्तेमाल किया कि एक ही पागल है हिंदुस्तान में। कहते एक ही पागल है जो इसके लिए हाँ करेगा, तो ये बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जी। उसने कहा वो कहता वो रिसर्च में है, उसके पास टीम है, तो ही में डू इट। तो उन्होंने कहा कि वो CBRI में है, स्ट्रक्चर डिवीजन। उन्होंने CBRI का स्ट्रक्चर डिवीजन का मेरा नाम लिख करके उसको दे दी। वो वहाँ से बॉम्बे से आए दिल्ली हवाई जहाज से, वहाँ से टैक्सी पकड़ी, रुड़की चले गए। रुड़की जब जाकर के वहाँ से रिसेप्शन में उन्होंने कहा कि भाई इनसे मिलना है, तो जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट था उसने कहा ये तो नहीं रहा रहते, अब ये कहाँ है? कहते रुड़की चले, वहाँ चले गए, गाजियाबाद चले गए। तो DP गोयल ने कहा मैंने ऐसा लगे नीचे गिर गया हमें,
गाजियाबाद से शुरू हुए, गाजियाबाद ही पहुंचे वापस। तो उन्होंने एड्रेस लिख के दिया, तो हम लोग आए यहाँ पर। यहाँ पे सर जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने हमें बहुत नाचे नचाया कि नहीं मिलेंगे, तो मैं आपके पास पहुंच गया हूँ। तो मैंने कहा चलो फिर उठो, अभी तो 4 बज चुके, तब 5 बजे दफ्तर बंद हो जाएगा। मैं उनको ले गया उठा करके, और मैंने कहा चेकबुक है क्या? हाँ चेकबुक है। मैंने चेकबुक भी साथ ले चलना। तो हमारे मेरे स्टूडेंट भी थे और मेरे साथी भी थे, बहुत से दोस्त भी थे। ही वॉज ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर ऑफ SCRC। मैं फॉर सर्टेन रीजंस मैंने एज डायरेक्टर SCRC चार्ज नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ 23 केस CBI के चल रहे थे आपस में। वो उसकी शिकायत कर रहा था, वो उसकी शिकायत कर रहा था। मैंने मैं जेल में नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं रिसर्च करने वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ इसमें पढ़ूँ। ठीक बात। तो वो DL तक को बुलाया हमने CBI से। वो लुड़की यूनिवर्सिटी आए थे, वहाँ प्रोफेसर थे। तो मैं गया वहाँ पर, तो मैंने कहा ये एक प्रोजेक्ट है, और वो पंजाबी थे, त्रिखा भी पंजाबी था, वो DP गोयल भी पंजाबी था। DP गोयल लुड़की यूनिवर्सिटी में आया था पढ़ने के लिए, WRDTC में MTech की थी उसने। तो वो जानता था त्रिखा को, तो उसने त्रिखा को पंजाबी बोलना शुरू कर दिया। तो त्रिखा ने कहा DP मैं तो यार मैंने तेरे को पहचान लिया। तो कहने लगा भाई ये यार ये स्ट्रक्चर डिजाइन होना, और हमें बॉम्बे से किसी ने रेफर किया है कि ये PC शर्मा इज द ओनली पर्सन। उसने कहा मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि PC शर्मा इज द ओनली पर्सन हु इज मैड एंड ही विल डू इट। कहने वैसे मेरा गुरु है वो, मैंने तो एमटेक में मेरा सुपरवाइजर था वो मेरी थीसिस का। लेकिन तो मैंने कहा त्रिखा साहब एक बात, दो चीज के लिए एग्री करना पड़ेगा। एक तो मैं जो टीम मांगूंगा वो टीम आपको मुझे देनी पड़ेगी जी। तो कह रहे हो मैंने 3 लोगों का नाम बताया, मैंने इसको टेलीफोन करके बुला लो। तो टेलीफोन PA लगाया, टेलीफोन बुला के आगे तीनों आगे। मैंने बताया ये स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, मंदिर का है, अब जैसा आप कहेंगे। मैंने कहेंगे ना सुन लो पूरी बात, पैसे नहीं मिलेगी, एक नया पैसा भी। जो कंप्यूटर चार्जेस होंगे, ड्राफ्टिंग चार्जेस होंगे, ड्राइंग्स में लगेंगे पैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होंगे, वही लिए जाएंगे। तो देखा कहेगा होता है, मैंने बनाने में नहीं, मैं बनाया मेरे पास। मैंने उनसे पूछा कि मैं 30,000 रुपये रख दूँ तुम्हारे एक्सपेंसेस के लिए? हाँ बहुत है जी। मैंने उसको 30,000 पे 33% और डाल के बना के पर्चा पकड़ाया उसको, DP गोयल को काट भी चेक। मेरे लेटर वेटर बाद में आ जाएगा, आप चेक काट दे फटाफट आज। चेक कटवाया उसको, एक 2 लाइन का एक ली उनके लेटर हेड पे, चेक लगाया उसके साथ, कर एक्सेप्ट करते थे, आप एक्सेप्ट कर लो। मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ये बनना शुरू हो गया। अब हमने पहले उसको मॉडलिंग कैसे करें, तो कोई डायमेंशन नहीं। तो फिर ये हुआ कि भाई इसको कैसे नापा जाए, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाए जी। तो हम गए दिल्ली में, एक वहाँ पहाड़ों में एक सरदार जी हैं जो मिलिंग मशीन बनाते हैं। तो मैंने कहा कि जज्जर नाम है वो, मैंने कहा जज्जर साहब ये इस तरह करना है। कह लगा मैं कर दूंगा जी। मैंने कहा फिर तो कब भेज दें आपको? कहते कभी भेज दो। तो हम जब वहाँ से उठने लगे तो उसने कहा जी गलत तो सुन लो। कहते 15 लाख रुपए लूंगा। मैंने कहा 15 लाख रुपए? मैंने कहा मंदिर का है? कहता जी किसी का भी हो। मैं चलो फिर सोच के आते हैं फिर आपके पास। तो जब मैं निकलने लगा वहां से, फिर कहने लगे शर्मा जी मैं मजाक कर रहा था, इसको 5 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दो, 3 लाख हो गए। मैंने कहा जी अभी भी ज़्यादा है। तो मिनट आते हुए आ गए, हमें आ गए। देखिए भाग्य की बात होती है, जो काम होना होता है। मेरी एक डॉटर है, आशा शर्मा नाम है उसका। हम यहाँ शाम को मैं उसको लेके बैठा हुआ था, मैं मेरी वाइफ देख रहे थे उसको। इन द मीन टाइम वो आ गई। अरे नाना जी कितना सुंदर शक रखा हुआ आपने, इसको तो मैं ले जाऊंगी शाम को। मैं ले जाऊंगी, पहले बता इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं मैं? कहने कोऑर्डिनेट तो निकाल ही देते फिर आपके लिए, बताओ फिर। तो उसने वो क्या कुछ मैंने डिस्कस किया लोगों से, हमने एक टर्निंग टेबल बनाई। उस टर्निंग टेबल में 5-5 डिग्री का मार्किंग की, उसको उसके सेंटर में रख दिया, उसको घुमाया। आई एम वेरी गुड फोटोग्राफर,
मतलब बहुत ही पुराना, मतलब समझो जो 12 रुपए का कैमरा आता था ना, उससे फोटोग्राफी शुरू की थी। 12 रुपए भी, 15 रुपए कहीं से इनाम में मिले थे, तो 12 रुपए कैमरा लाए थे घर वालों से मगर पूछे हुए। और 1.5 रुपए की फिल्म आती थी, 2 फिल्में भी आए थे साथ में। तो वो उसको करके फिर मैंने अपने कैमरे निकाले और उस कैमरे 3 माउंट किए, उसको 5 डिग्री में रोटेट करके उससे कैमरा से हम फोटोग्राफ ले गए। फिर यहाँ पर एक हमारे दोस्त थे जो कि जिनका कंप्यूटर का काम था, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा यार ठाकुर थे वो, ठाकुर साहब इसका यार स्कैनिंग करके इसके मुझे कोऑर्डिनेट निकाल दो। कहता बड़ा मामूली काम है, दे दो, शाम को निकाल दूंगा। गए हो, मैंने कहा शाम को बोले आधी बोतल अंदर होनी चाहिए तब निकले। मैंने कहा राणा जी मैं तो बोतल के पैसे नहीं दे सकता, हमको पता है, जब तुमको पता मैं बोतल छूता हूँ तो ना बोतल में। कहता यार तो आपसे कौन मांग रहा, लेकिन तुम मंदिर खाते हैं लोगों का दान कर दो। तो वो गए, उन्होंने जाकर रात को उसके बनाए, अगले दिन उन्होंने मुझे 1 मीटर की ड्राइंग, 1 मीटर लंबी उसमें ड्राइंगें बना के दे दी। उसको निकले। मैंने सबसे पहले कहा, आपने किसी एक टेक्निकल ऑफिसर बहुत होशियार था, वो ना, मैंने उसका गौर से ये यार इसका मॉडल बना दिया मेरे को, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो जितने पैसे कहा मैं दूंगा तेरे को। कहते किसका है, मैंने कहा मेरे ही है समझ ले। कहते 3,000 रुपये का ओवर टाइम दे देना। मेरे को 5,000 रुपये का ओवर टाइम, 3 लोग हो तुम, तीनों 5,000 रुपये ओवर टाइम दे दूंगा मैं, 2 महीने में मिला। कहता ठीक है। उसने जाके उसका मॉडल बनाया, बहुत होशियार आदमी था वो। उस मॉडल को मैंने फिर डीपी गोयल को टेलीफोन किया कि गोयल साहब मॉडल बन गया है, अभी बताओ अप्रूव कौन करेगा। कहता अप्रूव करेंगे देवो माजी। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लेडी थी देवो माजी, मतलब वो वर्ल्ड फेमस है, और ये मननधाम श्रृंखला उन्होंने बनाई हुई। 22 मननधाम है हिंदुस्तान में, और बाहर अमेरिका वगैरह भी इधर उधर भी है। हम जीप में रख के ले गए वहाँ, ठीक है। अब मुझे ले गए वो वहाँ, तो वो अपना चिमटा विमटा रख वैसा मगन थी अपना पूजा में। मैं गया तो मैंने कहा, पहले उससे डीपी गोयल से पूछा कि डीपी गोयल मैं उनके पैर छू सकता हूँ। कहते काका बाकी के लिए ना, तेरे लिए हाँ। मैंने पैर छुए, तो एक तखत जैसा था बहुत बड़ा, उससे कहते इतनी बैठ जा। मैंने कहा जी मॉडल लाए हैं, वो देख लेंगे आपको, ये दिखा। मैंने कहा जी इसको अच्छी तरह देख लो, शंख भी साथ था, अच्छी तरह देख लो। कहता देखना क्या है, बिल्कुल ट्रू कॉपी है, इसने बनाया है। मेरा एक टेक्निकल ऑफिसर है, तो अपने ये को बोलते हैं उन्होंने 5,000 रुपये दे दो, मुंडे ने 5,000 रुपये दे दो, लाल लिफाफे डाल के। उनके पास बड़ी जमीनें थी, मैं तो 1400 एकड़ जमीन थी उस औरत के नाम वहाँ पंजाब में, बड़ा पैसा था। तो वो 1,000 रुपये 5 नोट डाल के ले उसके यही काम हो गया, इन्होंने खुद ही कर दिया। तो आ गया, उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए, स्ट्रक्चर डिजाइन हमने किया। स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद में मतलब फिर वो बनवा दिया। अब ये बीच में एक हमने एक पाइप दिया हुआ है, वो पाइप है 14 इंच डायमीटर का, C क्लास पाइप, स्टील का, बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिला लेकिन मिल गया। उसमें हमने वो टसल बेल्ट की हुई है, उसके ऊपर हमने वो शंख बनाया, अंदर से खोखला है, एक दरवाजा है अंदर जाने के लिए। तो हमने 2000 में कंप्लीट कर दिया था, और 2000 में जैसे ही कंप्लीट हुआ तो भूचाल आ गया, वो गुजरात वाला बुर्ज। हाँ। तो मैं तो पता नहीं कहाँ बैठा था, मेरी भाई दौड़ते हुए, तो कहते भूचाल देखा तुमने कितनी जोर से? मैंने कहा था। कहता मननधाम टेलीफोन कर दिया। कहता वो आपका कहीं शंखवा एयरपोर्ट में पहुंच गया हो। मैंने टेलीफोन किया उसको, किसी को, कि जो है ऐसा कहने कि नहीं बिल्कुल मुझे तो ठीक ही दिख रहा। तो मैंने कहा रुक जा, मैं भागा गया, जाकर देख के अंदर चढ़ के। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे जनता लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ, जिस शंख की बात कर रहे हैं वो एक मंदिर के गुम्बद पे वर्टिकली खड़ा है।
जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए ये यहाँ से पकड़ा हुआ है बस यहाँ से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ और बहुत सारे स्ट्रक्चर उसमें, मतलब मंदिर भी बहुत सारे बने हुए हैं। डायमेंशन क्या है? शंख है 51 फुट है और जमीन से 50 फुट ऊपर है, 101 फुट उसकी टिप है। और उसके नीचे में एक बड़ा वो है कमल का फूल। हाँ जी, जो कमल से ढका हुआ है, उसका 17 फुट डायमीटर है शायद। इसका डायमीटर 30 फुट है। 30 फुट डायमीटर और 51 फुट। यहाँ मॉडल रखा है उसका, कहीं पर रखा होगा, देंगे हम आपसे। हाँ ये रहा, भी देखेंगे। वो रखा ना वहाँ पर मॉडल, जी वो मॉडल उसका। हाँ सर, आज तो सॉफ्टवेयर का ज़माना है, आजकल तो लेजर्स का ज़माना है। जो आपको डायमेंशंस लेने में जो आपने ये अपनी नॉलेज लगाई और आपने फोटोग्राफी करके फिर उसको स्केल मॉडल बनवाया, अगर मैं आज के किसी इंजीनियर को तुरंत बोलूँगा करने के लिए, शायद फौरन कर देगा। तो वो सिस्टम अब ये देखो ना आज की स्थिति और 1998 की, और उसमें एक रेस्ट्रिक्शन, ये वो एक बड़ा वो थी, दिक्कत थी। मुझे 2000 में रिटायर होना था, तो मुझे उससे कंप्लीट कराना था, इसको कंस्ट्रक्शन पूरे 2000 से पहले कराना था। आपका ये कितना स्पैन लगा आपको ये करने में? हमने 6 महीने में डिजाइन किया और बनाने में 10 महीने लगे। उसके लिए हमने स्पेशल आदमी बुलाने पड़े, मतलब जो है एक कम्युनिटी होती है मेरठ में है, जो चिड़िया पकड़ती है पेड़ पे जाके, तो अब वो जाली बांधनी थी इस तरह से ऊपर, तो वो हमने वो दो चिड़ी मार में वो बुलवाए, जिनको ट्रेन करके उससे बजवाया। तो उस तरीके के एक्सपर्ट्स आपने यूज करे इसमें? हाँ, वो मतलब उसके बगैर तो नहीं सकता था, कौन चढ़ता वहाँ पर। सर आप मुझे ये बताइए कि आज जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग पिक कर रहे हैं, जिनमें से मैं कहूँगा कि ज़्यादातर मजबूरी में पिक कर रहे हैं क्योंकि रैंक शायद ऊंची नहीं आई, आज सिविल इंजीनियरिंग का वो दर्जा शायद अभी नहीं है। अप्रैल 2021 में लगभग 30 यूनिवर्सिटीज़ ने हिंदुस्तान भर में से अपने सिविल इंजीनियरिंग के करिकुलम्स को या तो लिमिट कर दिया या हटा दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है देश में, रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है आज के डेट में। सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर सिविल इंजीनियर्स नाउ। तो आने वाले सालों में वो सप्लाई गिरने वाली है। इन बच्चों को अपना माइंडसेट या इनको अपनी रूपरेखा कैसे बनानी चाहिए टू अप्रोच द आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम देयर कॉलेज? जो बाहर निकलेंगे इन्हें बहुत बड़ा कल्चरल शॉक मिलने वाला है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं और जो हो रहा है उसमें काफी डिफरेंस है और वो अपना खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो व्हाट शुड दे डू टुडे कि आगे थोड़ा? देखिए आज की तारीख में इंजीनियर चाहे किसी भी ब्रांच का है, जब वो कॉलेज से बाहर निकलता है उससे पहले जो 4 साल वो कॉलेज में बिताता है, ही शुड कीप हिज आईज ओपन। सिविल इंजीनियरिंग ऐसी है जो आदमी रोजाना सीखता है। घर से निकले, सड़क पे गए, आपने देखा गड्ढे क्यों हो गए, कई सड़क बन रही है, यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल क्यों लगाए, मतलब रोड कंक्रीट क्यों बनाई, आरसीसी क्यों बनाई, कोई ये स्टील का ब्रिज क्यों बनाया, ये पुलिया जो है आरसीसी क्यों बनाई, ये ईंट की क्यों बनाई, ये दीवार ईंट की क्यों बनाई। ही शुड गो ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चंस। उसका जो असली पढ़ाई है वो ये पढ़ाई है। अगर वो आंखों पर देखिए, हमें रुड़की में क्या एडवांटेज था, हम हर हफ्ते साइकिल लेते थे, हरिद्वार जाते थे। जब आप रुड़की से हरिद्वार जाए ना साइकिल से, तो आपको दुनिया के सारे इरिगेशन के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं रास्ते में देखने को। कहीं पुल नहर ऊपर है, नदी नीचे है, कहीं नदी ऊपर है, नहर नीचे है। तो मतलब आप उसको देखते जाइए, पूरा ब्रिकवर्क में काम है, ब्रिकवर्क और चूने में। तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आई कैन डू इट। जब जो रुड़की के पास इमीडिएटली बाद में एक बड़ा वो है, ब्रिज है सौरानी का, वो देखकर के आदमी का दिमाग ठीक हो जाता है कि ये ले लीजिए। जब मेरे से आज से मतलब इतने सौ साल पुराने मतलब ये बन सकता था, तो आज क्यों नहीं बन सकता? राइट। तो आज ही हैज टू कीप हिज आई ओपन। किसी भी इंजीनियरिंग में इंजीनियर को ही हैज टू कीप हिज आई ओपन। आंखें बंद कर लेगा तो कंस्ट्रक्शन में धोखा खाएगा, अगर वो क्वालिटी में धोखा खाएगा, समय को धोखा खाएगा। आज अगर वो देखिए, अभी मैं बताता हूँ, मुझे नहीं वो करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर। आज शहर में जो कॉमन पब्लिक है उसके दिमाग में एक रेडीमिक्स कंक्रीट के बारे में एक ऐसा नेगेटिव इफेक्ट डेवलप हो रहा है कि अरे
राख मिला देंगे, राख की राख वाली रोटी होगी। क्यों? वो क्यों है कि वो जो वहां पर जो ओवरसीयर या जो उसका आर्किटेक्ट है वो साला इसमें इंटरेस्टेड है कि काम 6 महीने तक और चले, माहवारी फीस मिल रही है उसको जी। तो उसमें ये है कि हम अगर कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी आरएमसी बहुत बड़े आरएमसी बनते, कुछ लोग हैं जो मतलब ब्लैक शीप्स हैं, That is there everywhere, sir. That is not just in one तो industry. हमेशा नहीं। उनको मतलब थोड़ा सा मतलब एक अपना अप्रोच जो है शुरू से डे वन जब एडमिशन लें जब निकले बाहर तो देखें भाई अपने दफ्तर की ऑफिस की उसकी बिल्डिंग ही देखें, ये काम बना हुआ, बाथरूम कैसे बनी है, नॉक वो कैसे लगी हुई है, सीट कैसे बैठी हुई है, सीट कहाँ टूटी है तो क्यों टूट गई है, वॉश मशीन टूट गई है तो क्यों टूट गई है, वो जो है पानी लीक कर रहा है उसका वाशर बदलना है, मतलब ही शुड लर्न लाइक दिस। अभी मैं आपको बताऊं, आई कैन नॉट नेम यू द पर्सन, एक ऐसी उत्तर प्रदेश हाइडल के उनके घर में मैं मेरी वाइफ को उन्होंने इनवाइट किया शाम को डिनर के लिए। उन्होंने शास्त्री नगर में रहते थे वो, और बड़ा मकान बना रखा था उन्होंने, मकान बिल्कुल गोपा दे रहा, उस टाइम पर इन्वर्टर नहीं था, ये 86 की बात है। तो मेरे ड्राइवर ने उतर के पहले घंटी बजाई, नहीं बजी तो टक 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 तो निकल के आया वहाँ से टॉर्च लेके। मैंने कही मेरा साहब कैसे टॉर्च ले रखी है, बिजली इंजीनियर हो, ऐसी साहब और गालियाबाद के इंचार्ज और हाथ में तुम्हारा टॉर्च, अरे यार बिजली चली गई पूरी अभी 10-15 मिनट पहले। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहता वो उसको टेलीफोन किया अभी वो लाइन में ना रहा, करेगा ठीक। तो हम गए वहाँ, मैंने कहा तुम्हारा मेन कहाँ है, मेन वो है, मैंने जाके मेन खोला तो हुआ था। तो मैंने कहा फ्यूज वायर है, कहना फ्यूज वायर तो नहीं है, मैं कि कोई पुराना तार हो उसका वो ले आओ और एक मोमबत्ती लेते आना। वो खैर पुराना तार का टुकड़ा कहीं से लाया, ढूंढा के बेचारे बड़े अपसेट हुए पहले तो मेरी बात सुन के, तो मैंने उसको जलाकर उसमें तार निकाल के दिलाया, बिजली आ गई। वो लाइन में आया तब तक और उसका जेई भागा मोटरसाइकिल ले सर तो बिजली आ गई। अरे भैया फ्यूज उड़ा हुआ था वहां से, मैंने किसी का बता रहे हो फ्यूज उड़ा हुआ था। इसके दिमाग में तुम्हारी क्या इज्जत होगी कि ऐसी के फ्यूज उड़ा हुआ। तो ये सब चीज हमें सीखनी है, तो ये चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो या कोई सी भी हो, ये यू हैव टू कॉमन सेंस। सर एक चीज पूछनी थी, आप भी कह रहे थे कि लोगों को भ्रम है आरएमसी के बारे में, तो इसका मतलब सिर्फ आरएमसी इंडस्ट्री नहीं होगी जिसके बारे में लोगों को भ्रम हुआ, तो हम सिविल इंजीनियर्स के लिए आपके लिए कोई वो मैसेज है कि हम किस तरह लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि सिविल ये चीज जो है भ्रम है या ये चीज गलत है, हम किस तरह लोगों को जागरूक करें ताकि हमें सही प्रैक्टिस फॉलो हो। हमें उन लोगों को देखिए, सीमेंट कंपनीज की एक पहले सिस्टम था, वो मिस्त्रियों की ट्रेनिंग कराया करते थे, अभी भी करते हैं जी। तो उसमें आप ये बताएं, हमारा आरएमसी का आदमी जाए वहां, वो बताए कि आरएमसी में और जो तुम कंक्रीट बनाते हो उसमें क्या फर्क है। ये बगैर माँ बाप के कंक्रीट है, वो माँ बाप वाली कंक्रीट है। वहां पर तो कंक्रीट में जो पानी मिल रहा है वो नाप के मिल रहा है, एडमिक्सर भी डाल रहे हैं, टाइम से मिलाई जा रही है, प्रॉपर्ली मिलाई जा रही है। अब तुम्हारा यहाँ पर कोई तो 20 किलो लेके आ रहा है, कोई 21 किलो लेके आ रहा है, कोई 22 किलो लेके आ रहा है। 1-1.5 किलो की कंक्रीट के बजाय तुमने 2-4 बना दी, 1-2.5-5 बना दी, क्या बना दी कुछ पता थोड़ी है। और वाटर सीमेंट रेशियो का कुछ उसका कुछ अंदाजा नहीं है। तो हाँ ठीक है, बस उसे देखिए बह जानी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट है बह जानी चाहिए, और वो मतलब देखिए रिजेक्टेड, वो जो रिजेक्टेड हमारा रिजेक्शन का हमारा वो है स्टैंडर्ड है कि बह जाए तो रिजेक्टेड, और वो एक्सेप्टेबल है उनको। क्यों? वो जो मिस्त्री का ऊपर बैठा हुआ है वो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक बात। तो ये मतलब हमें थोड़ा सा मतलब एक बेसिकली मतलब हमें वो जागरण करना चाहिए, ये जागरण बहुत जरूरी है। अब हम दुनिया भर के प्रोग्राम इसमें क्या नाम है टीवी में दिखाते हैं, उसमें क्या नाम है फेसबुक पे तमाम दुनिया भर का, हम क्यों नहीं इसमें फेसबुक पे एक प्रोग्राम डाल देते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में, तो औरों के बारे में डालना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका एक बहुत अच्छा सजेशन है। नहीं सर बार बाइंडिंग हो गया, शेड्यूल हो गया, हर चीज पे हो हाँ, तो अच्छा रहेगा सर। भाई अब सीरियल लगा रहे बगैर बोले लग गया, लैप का पता ही नहीं आदमी को कितना लैप लगाना है। तो हम एक अगर ऐसे प्रोग्राम बना करके उसमें डाल रहे छोटे छोटे, अभी आप सजावट बना रहे इस तरह से सिरा चढ़ाना चाहिए, कॉलम में तो तरह चढ़ाओ, बी में तो तरह चढ़ाओ, स्लैब में तो तरह चढ़ाओ। बिल्कुल। जब वो क्या नाम है लैप लगाते हो आप प्रोजेक्शन का, तो उसमें भाई इतना चढ़ाना है उसके अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि मतलब बहुत आसानी से आप सिखा सकते हैं, तो ये सिखा है। ठीक है सर। बिल्डमेट पाठशाला, हाँ जी
बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छा। नहीं ये बहुत सर अच्छा idea। बहुत बड़ा गैप है ये सब करने, लोग जो कर रहे हैं और जो होना चाहिए उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो मैं वो भी अपॉर्चुनिटी दूंगा सर को, सर थोड़ा बताएं कि जो इंजीनियर्स हैं और जो नॉन इंजीनियर्स भी हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, वो दैट इज फॉर कॉमन पब्लिक। तो वो सब ज्ञान वगैरह जो कुछ आप देखो लिटरेचर निकाला है सर आपने काफ़ी, और आप मैगजीन्स आप काफ़ी सारी पब्लिश करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मैगजीन्स में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है और बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं इस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मतलब एक सेट गोलगप्पा खाने के कॉस्ट में मैगजीन आ जाती है। तो वो पढ़े इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स के, मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी जो लाइब्रेरी है उनमें भी वो मैगजीन लेंगे। ठीक है सर। तो वो दिखा है उसमें कुछ ऐसी किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो कि मतलब आपको कर सकते हैं, ले सकते हैं। जी। तो वो ले लें। कुछ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ अगर पब्लिकेशन हाउसेस तैयार हो जाए तो हम लोग उनके लिए किताबें लिख भी सकते हैं छोटी छोटी। देखिए पहले एक साउथ सीमेंट सर्विस हुआ करती थी। साउथ सीमेंट सर्विस की 40 किताबें थी, छोटी मिस्त्रियों के लिए, इसके लिए। बीच में शायद और भी किसी कंपनी ने शुरू की, बंद कर दी। एसीसी ने शुरू की था, बंद कर दिया जी क्योंकि पैसे नहीं है जी। तो उसमें आप ये लग रहा है फ्री कर दें, 5 रुपए दिया करें, एक दो पेज की कोई आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और वो कर दें। ठीक है सर इसमें मैं एक जगह आपसे डिफर करता हूँ। मैंने देखा है वो सही ज्ञान के लिए 5 रुपए अगर आप चार्ज कर रहे हो ना, वो 5 रुपए भी देने के लिए कोई तैयार नहीं। फ्री में दिए हुए ज्ञान की इज्जत नहीं है, खुद कमाए हुए ज्ञान की वैल्यू है, और वो खुद कमाया हुआ ज्ञान भले ही गलत हो, वो सर्वव्यापी है, वो ही सही लगता है। जी मैंने तो ये मेंटालिटी देखी है, स्पेशली इन द करंट जनरेशन। आप जब अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे और हम वी वर टॉकिंग अबाउट कुचे सर का जो फोर्ट था, आप उसके बारे में बता रहे थे कि लोगों को अद्भुत लगता है कि ऐसा क्या है। अगर देखा जाए तो वो बेसिक कॉमन प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग है एंड डिजाइन। ऐसे ही मैं आपको बताया वो 9 आर्चेस का ब्रिज जो मैं अभी देख के आया हूँ रिसेंटली एला में, श्रीलंका में, जो बिना स्टील का स्ट्रक्चर है और वो खड़ा है पिछले 100 सालों से। आप रुड़की जाए, कभी हरिद्वार जाए ना, तो आपके सोलानी बुल देखिए आप। जी सोलानी ब्रिज है, वो पूरा टोटली, उसमें एक कील भी नहीं लगी। जी। इस तरीके के अद्भुत और काम वो हुए हुए हैं। अभी कितने साल हो गए उसको, हो गए 150 वाह। 180 साल हो गए। और घर जो आज हम डिजाइन कर रहे हैं उसकी डिजाइन लाइफ 50 साल मांगते हैं। ठीक है। न्यू एज बेटर रीइंफॉर्म्ड रीइंफोर्स्ड मटेरियल। मेरे ख्याल से जो सर ने शुरू में एक चीज कही थी, जबकि पढ़ाने के टाइम उस टाइम ड्राइंग्स बनाना, यस टीचर उन ड्राइंग्स पे इतना इंपॉर्टेंस देते थे कि अगर ड्राइंग अच्छी नहीं फाड़ देना, वो प्रैक्टिसेस आज फॉलो नहीं हो रही हैं शायद इस वजह से ये कमियां भी हैं। तब आज सर को आज वो शायद वो चीजें याद होंगी कि ड्राइंग में ये चीज सर ने बताई थी, जैसे HB पेंसिल और 2B पेंसिल का एग्जांपल बता रहे हैं, वो आज बहुत सारे इंजीनियर्स को नहीं पता कुछ। सर एक लास्ट सवाल पूछूंगा हाँ आज के लिए बोलिए, आपसे, हाँ बोलिए। क्योंकि इसके बाद फिर हम आपको दोबारा किसी और टॉपिक के लिए तंग करेंगे। हाँ जी। सर गुरु बड़ा या शिष्य बड़ा? देखिए गुरु तो हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन शिष्य भी कभी कभी बड़ा होता है, क्योंकि शिष्य जो है ज्ञान इकट्ठा करने लाता ना गुरु के पास में, तो वो एक ट्रांसमीटर होता है। तो उस टाइम पर जब वो गुरु को ज्ञान वापस कर रहा है, मतलब वो जो गुरु को फीडबैक दे रहा है, उस टाइम पर शिष्य बड़ा है। मैं सर थोड़ा सा इसमें हम ऐड तो- करूंगा। हम तो मैंने शिष्य- रिसेंटली एक जगह मेरे एक बहुत मानता हूँ मैं उन्हें, तो ही कोटेड द एग्जांपल ऑफ रामाकृष्णा एंड विवेकानंद। जी तो बड़ा तो हमेशा रामाकृष्णा जी ही रहेंगे, बट शिष्य ऐसा है जो गुरु का नाम सब जगह रोशन करेगा। Yes. बिल्कुल। इट इज विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण का रामकृष्णा को वो तो बहुत सिंपल लिविंग था उनका। तो शिष्यों का भी योगदान है, बड़ा लेकिन गुरु योगदान हमेशा है। बड़ा रहेगा। एक्चुअली शिष्यों का योगदान यही कह हाँ सकते जी, हैं कि जिस एक गुरु और 100 शिष्य, तो वो 100 शिष्य जो आगे जाके मैं कहूंगा 10 को भी अगर जाए तो वो जो 10,000 शिष्य बनते हैं, 1,000 शिष्य जो बनेंगे, वो गुरु एक ही रहेगा उनका। बट हाँ, वो ज्ञान जो बांटा उनको, पर वो राइट प्रैक्टिस तो गुरु से ही है ना। ऑलवेज गुरु विल बी ऑन टॉप। ये सवाल बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हमारी इस कॉन्वर्सेशन में एक गुरु और उनके 2 शिष्य साथ में बैठे हैं। गुरु बड़ा या शिष्य बड़ा, इसका जवाब आप लोग खुद ढूंढिए, मंथन कीजिए। रमनजीत साहब एक लाइन बार बार बोलते हैं
कि सिविल इंजीनियर भारत भाग्य निर्माता है. I think this is very pertaining to this series of talks that we will do called Civil Engineers of India. यहाँ आज हमने बात करी एक leading civil engineer of India से, और आज ये actually it was our privilege to speak to him, engineer PC Sharma, with Dr. Vineet Bajaj and Ramanjeet Singh Walia in association with Concrete Engineers Association. Guys, I think this episode would have given you a lot to think about and a lot to learn from. हम शर्मा सर का साथ इतनी जल्दी छोड़ने नहीं वाले हैं. We will come back to him for a specific topic in the future. So if you have any queries, write to me at buildmatepodcast@gmail.com. You can follow me on Instagram at buildmatepodcast, and you can ask your questions there as well. I will be looking forward to your queries. Thank you for tuning in. Thank you for watching.